अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कुछ गैसेस रिलीज़ हुई, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन। और जो वाटर था वो कौन सी फॉर्म में था, वाटर वेपर की फॉर्म में था, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, तो वाटर के क्या बन गए, वाटर वेपर। फिर किस तरह से क्या एटमॉस्फेयर था, अर्ली अर्थ का रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। उसके बाद जो सन में से यूवी रेडिएशंस निकले, इन यूवी रेडिएशंस ने ब्रेक डाउन कर दी वाटर की, जो भी बचा होगा वाटर, जो भी होगा, वैसे तो वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में ही था। तो वाटर की ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया। हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो गई, और जो ऑक्सीजन थी वो मीथेन अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गई। कुछ ऑक्सीजन जो थी उससे फ्री रेडिकल बन गया, और जब वो O2 के साथ रिएक्ट कर गई तो उसने ओजोन बना दिया, तो ओजोन फॉर्मेशन हो गई। फिर काफ़ी मिलियन ईयर्स बाद अर्थ की कूलिंग हुई। कूलिंग होने के बाद जो वाटर वेपर से उन्होंने क्लाउड बना दिया, और वो क्लाउड से वाटर वेपर्स रेन बन के नीचे आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो डिप्रेशंस थे अर्थ के बीच में, वो डिप्रेशंस फिल हो गए उस वाटर से, और ओशंस बन गए। जो वाटर इन ओशंस में था उसको बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप, क्योंकि उसमें गैसेस डिज़ोल्व कर गई, और वो वार्म भी था क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। वाटर के अंदर ही फिर जो ये गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अंदर ही क्या हुआ, यूवी रेज की प्रेजेंस में इनको एनर्जी कहाँ से मिली, लाइटनिंग से एनर्जी मिली, यूवी रेज से एनर्जी मिली, वॉल्केनिक एक्टिविटी से एनर्जी मिली। उस एनर्जी की वजह से फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स बने, जैसे अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज। और ये फर्स्ट साइन जो लाइफ का था ये कब आया, 4 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद इनसे क्या बन गया, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स, ये कब बने, 3 बिलियन ईयर्स एगो। फिर इनसे क्या बना, प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट जो है वो दो तरह के होते हैं, क्वासरवेट, एक माइक्रोस्फीयर। क्वासरवेट किसने दिया था, ओपेरन ने दिया था। उन्होंने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को लिया, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट थे वो एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गए, एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो उन्होंने उसको नाम दिया क्वासरवेट का। ये क्या थे क्वासरवेट, दीज वर द प्रिकर्सर्स ऑफ फर्स्ट सेल, यानी कि ये फर्स्ट सेल जो बना होगा उन उससे रिजेंबल कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इनके अंदर। ये सेल नहीं थे, बट दे वर द प्रिकर्सर्स ऑफ फर्स्ट सेल। फिर उसके बाद सिडनी फॉक्स जो थे उन्होंने भी क्या किया, प्रोटीन्स लिया, उनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, और वैसा ही रीजन उन्होंने प्रोटीन के साथ भी देखा वाटर के अंदर, पर उन्होंने उनको नाम दिया माइक्रोस्फीयर का। सो जो माइक्रोस्फीयर है वो प्रोटीन का कंसनट्रेटेड रीजन है, और क्वेसरवेट्स क्या हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंसनट्रेटेड रीजन। तो उन्होंने क्या देखा कि लिपिड्स जब उन्होंने ऐड किए तो लिपिड ने लेयर बना ली, बाई लेयर बना ली माइक्रोस्फीयर के अराउंड। सो ये जो थे इट वाज थॉट टू बी द प्रिकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल। इसको सोचा गया, इसको माना गया कि ये जो है प्रिकर्सर्स हैं फर्स्ट सेल के। जैसे ये देखो, वाटर था, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाला तो एक कंसनट्रेटेड रीजन बन गया जिसको क्वासरवेट बोलते हैं। इसी तरह से सिडनी फॉक्स ने क्या किया, वाटर में प्रोटीन डाला तो एक कंसनट्रेटेड रीजन बन गया जिसको माइक्रोस्फीयर बोलते हैं। और उसमें जब उन्होंने लिपिड ऐड किया सिडनी फॉक्स ने उसके अंदर, तो उन्होंने देखा कि एक लिपिड की बाई लेयर बन गई अराउंड माइक्रोस्फीयर। फिर उसके बाद फर्स्ट सेल आए। फर्स्ट सेल क्या थे, प्रोकैरियोट से। अब उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगी, हीटरोट्रॉफ होगी कि ऑटोट्रॉफ होगी। अब देखो, चाहे ऑटोट्रॉफ हो चाहे हीटरोट्रॉफ हो, उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। अब हीटरोट्रॉफ ग्लूकोज कहाँ से लेगा, बाहर से लेगा, और ऑटोट्रॉफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेगा विद इन। अब इसको सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी केमिकल ब्रेकडाउन से भी ले सकता है, ये एनर्जी सनलाइट से भी ले सकता है। अगर केमिकल से लेगा तो कीमो ऑटोट्रॉफ, अगर सनलाइट से लेगा तो फोटो ऑटोट्रॉफ। उस सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी, यानी कि प्रोकैरियोट्स हीटरोट्रॉफ से। हीटरोट्रॉफ्स कैसे, वो जो हॉट डाइल्यूट सूप था उसमें से ही वो अपने बायोमोलिक्यूल्स को ऑब्टेन कर रहे थे। फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए।
कीमो जो आज हमारे आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्या है, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। बट उस टाइम पे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फिर उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए। फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस थी, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। ये क्या यूज़ करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे। हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे एज हाइड्रोजन सोर्स, ना कि वाटर को यूज़ करते थे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे क्योंकि वो वाटर को यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यूकैरियोट्स आए। यूकैरियोट्स कैसे आए, उसके पीछे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बड़े प्रोकैरियोटिक सेल थे वो छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा जाते थे। तो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल तो डाइजेस्ट हो जाता होगा और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको बिगर सेल यूज़ कर लेता होगा। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि जो स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स थे वो डाइजेस्ट होना बंद हो गए और वो बिगर सेल का ही पार्ट बन गए और उन्होंने बिगर सेल की हेल्प करनी शुरू कर दी एटीपी प्रोड्यूस करने में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो वैसे ही सेल्स हैं जो कि पार्ट बन गए थे बिगर प्रोकैरियोटिक सेल्स का और उन्होंने यूकैरियोटिक सेल बना दिया। अब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को देखो तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एटीएस क्रोमोसोम, एटीएस राइबोसोम, सॉरी नॉट क्रोमोसोम, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 70s राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम होता है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना डीएनए भी होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनके पास भी होता है डीएनए। तो इससे ये पता चलता है कि ये उसी तरह के सेल्स हैं जो कि बाद में पार्ट बन गए थे बिगर सेल का। तो